राधे राधे दोस्तों, मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अनमोल, बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। क्या? मैं अभी आता हूँ। अनमोल जिस स्थिति में था उसी स्थिति में फौरन कार की चाबी लेकर भागा। संचारिका मिसिज अवस्थी का फोन था। नेहा पीछे से चिल्लाती रह गई, क्या हुआ अनमोल, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? माँ की बीमारी के बारे में सुनकर अनमोल परेशान हो गया। उसने नेहा की बात अनसुनी कर दी और बहुत तेज गाड़ी चलाता हुआ घर की तरफ निकल पड़ा। नेहा बड़बड़ाती रही, पता नहीं इनको आजकल होता क्या जा रहा है। जब देखो जब घोड़े पर सवार रहते हैं। जब से इनकी माँ यहाँ से गई हैं तब से बस इनका मुंह सूजा ही रहता है। वृद्धाश्रम दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर हरियाणा जिले में प्रकृति के शांत वातावरण में बना था। अनमोल को पहुँचने में लगभग सवा घंटे का समय लग गया। पिछले 6 महीने पहले माँ ने शांत माहौल में रहने की इच्छा जाहिर की थी। आश्रम की संचालिका श्रीमती उमा अवस्थी माँ की बचपन की सहेली थी। अनमोल ने माँ को बहुत समझाया था। माँ, यहाँ क्या परेशानी है आपको? नेहा कितना ख्याल रखती है आपका। गोलू तो आपके बगैर रह ही नहीं सकता और मैं भी आपके बिना कैसे रहूँगा। मैं कौन सा बहुत दूर जा रही हूँ, पास ही तो हूँ। कभी भी आ जाना मिलने, या मैं आ जाया करूँगी। फिर वे गोलू को गोद में बैठाकर प्यार से दुलारते हुए बोली, गोलू बेटा, दादी बड़ों के हॉस्टल जा रही हैं। छुट्टियों में आती जाती रहूँगी। ओके बेटा। लेकिन दादी, बड़े लोग थोड़े हॉस्टल में रहते हैं बेटा। बड़े लोगों के हॉस्टल को वृद्ध आश्रम कहते हैं। वहाँ हम भी पढ़ाई करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट भी खेलते हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी चलूँगा आपके साथ। नहीं गोलू बेटा, जैसे बच्चों के स्कूल और हॉस्टल में बड़े नहीं रह सकते वैसे ही बड़ों के हॉस्टल में बच्चे नहीं रह सकते। तुम मम्मा पापा के साथ मिलने आ सकते हो। माँ की इच्छा का मान रखते हुए और नेहा के समझाने पर अनमोल बेमन से माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया था। शुरू शुरू में वह हफ्ते 15 दिन में एक चक्कर लगा लिया करता था। माँ को वहाँ खुश देखकर वह थोड़ा निश्चिंत हो गया था। फिर काम की अधिकता की वजह से उसका जाना कम हो गया था। हाँ, नेहा हर हफ्ते माँ को मिल लिया करती थी। आश्रम के गेट के पास पहुंचकर अनमोल विचारों की दुनिया से बाहर आया। जब अनमोल वृद्ध आश्रम पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ लगी थी। किसी अनहोनी की आशंका से उसका हृदय कांप उठा। भीड़ को चीरता हुआ वह आगे गया तो उसका सिर चकरा गया, दिल बैठ गया। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? आंटी, माँ को क्या हुआ है? अनमोल बेटा, तू आ गया। हाँ माँ, मैं आ गया। आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको अभी किसी अच्छे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास समय नहीं है, बस तुझे देखना था। ये मेरी माँ अटक अटक कर बोल रही थी, कमजोर कांपते हाथों से एक फाइल की ओर इशारा करके। वे कुछ कहना चाहती थी लेकिन उनकी सांसों ने साथ नहीं दिया और उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। डॉक्टर ने उनकी नब्ज चेक करके बताया, सॉरी, अब वो नहीं रही। उसकी तो दुनिया ही जड़ गई थी। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं। अनमोल माँ का हाथ थामे वहीं बैठा रह गया। उसे कुछ भी होश नहीं था। वृद्ध आश्रम की संचालिका मिसेस अवस्थी ने उसे झंझोरकर होश दिलाया। अनमोल बेटा, होश में आओ, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, माँ उठो ना। आपने तो कहा था कि आप नवरात्रों में घर चलोगी, घर पर कलश स्थापना करोगी।
गोलू भी अपनी दादी का वेट कर रहा है। आप अपना वादा नहीं तोड़ सकती। माँ प्लीज माँ उठो ना, मैं आपको लेने आया हूँ। अब आपकी एक नहीं सुनूंगा मैं। माँ उठो ना। अनमोल माँ को गले से लगाए बिलख बिलख कर रो रहा था। सभी की आंखों से आंसू आ रहे थे। हर दिल रो रहा था। किसी तरह अनमोल को चुप कराकर राधिका जी पारस की माँ का अंतिम संस्कार करा दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद अनमोल ने मिसेस अवस्थी से पूछा, आंटी माँ तो एकदम भली चंगी थी, फिर अचानक उनको क्या हुआ था? भली चंगी? बेटा तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ को कैंसर था क्या? नहीं आंटी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। उन्हें तो बस हल्की फुल्की खांसी थी, बाकी तो वो एकदम फिट थी। नहीं बेटा, उन्हें कैंसर था, वो भी आखिरी स्टेज में था। मुझे भी आज ही पता चला जब मैं उनके कमरे की सफाई करवा रही थी। शायद उसी के बारे में वो तुम्हें बताना चाहती थी। हाँ आंटी, कुछ इशारा तो कर रही थी माँ। कहाँ है वो फाइल? लेकिन आंटी ऐसा कैसे हो सकता है? नेहा ने तो कहा था कि माँ की रिपोर्ट नॉर्मल है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देखो उनकी रिपोर्ट। अनमोल ने रिपोर्ट देखी। मिसेस अवस्थी सच कह रही थी। ये रिपोर्ट तो 6 महीने पहले की है। इसका मतलब नेहा ने मुझसे झूठ बोला था। अनमोल माँ का सामान घर ले आया। उसने अपने आप को माँ के कमरे में बंद कर लिया। नेहा दरवाजा पीटती रही, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। गोलू भी पापा पापा कहता रहा, मगर अनमोल ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आपे में नहीं था। पूरी रात वो माँ को याद करके उनकी तस्वीर सीने से लगाए रोता रहा और पिछली सारी बातें याद करता रहा। अनमोल जब कॉलेज में था तभी उसके पापा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। राधिका जी एक कम पढ़ी लिखी गृहिणी थी। उन्होंने बड़ी हिम्मत और हौसले से स्वयं को और बेटे को संभाला। राधिका जी के पति सरकारी नौकरी में बी ग्रेड कर्मचारी थे। उनकी मृत्यु के बाद कुछ पेंशन राधिका जी को मिल जाती थी। उस समय सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन आज की तरह अधिक नहीं होती थी। फिर भी राधिका जी अनमोल की माँ उतने में ही परिवार अच्छी तरह से चला लेती थी। 6 साल पहले जब अनमोल ने अपनी माँ से कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी सहपाठी नेहा से शादी की इच्छा जताई तो राधिका जी बेटे की खुशी के लिए मान गई थी। हालांकि नेहा का व्यवहार राधिका जी को कुछ सही नहीं लगा। उसकी माँ से मिलकर उन्हें आभास हुआ था कि वो एक तेज और लालची महिला है, मगर नेहा उनके बेटे की पसंद है। शादी के बाद ढल जाएगी। नए माहौल में कुछ लड़कियां होती हैं पहले नादान, ऐसा सोचकर वे नेहा को शादी करके घर ले आई थी। अनमोल एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर लग गया था। दिल्ली में उसने एक घर लोन पर लिया था। थोड़ी बहुत जमीन पूर्वजों की थी, जिससे लोन चुकाने में सुविधा हो जाती थी। आखिर है तो सब बेटे बहू का ही। सालाना कुछ रकम आ जाती थी। अभी तक वो लोग सरकारी आवास में ही रहते थे। राधिका जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बहुत नेक सरल हृदय और सलीकामंद महिला थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद अनमोल का प्रमोशन हो गया और साल के अंत तक उसने सुंदर से प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बहू की गर्भावस्था में राधिका जी ने बहू का बहुत ख्याल रखा था। वे उसकी पसंद के खाने बना बनाकर बड़े चाव से उसे खिलाती थी। अनमोल सास बहू के प्यार को देखकर माँ से कहता, अच्छा जी, मुझे तो कभी इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया। बहू के आते ही बेटे को पराया कर दिया। हाँ तो तू प्रेग्नेंट होकर दिखा, फिर देख तुझे कितने लाड़ दिखाती हूँ। वे मजाक में बेटे को छेड़ती। शादी की शुरुआत का 1 वर्ष हंसी खुशी बीता। नेहा शुरू से ही घर के कामों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी और अब बेटा हो जाने के बाद से तो उसने सारा काम राधिका जी पर छोड़ दिया था।
वो सारा दिन कमरे में बैठकर अपनी माँ और सहेलियों से गप्पे मारती रहती थी। गोलू को बस दूध पिलाने के लिए लेती थी। बच्चा सारा दिन राधिका जी के पास ही रहता था। अनमोल के आने का समय होते ही नेहा सास को आराम करने के लिए कमरे में भेज देती और खुद रसोई में घुसकर काम करने का और बेहद थके होने का दिखावा करती थी। बहू की चालबाजियों से अनजान राधिका जी इसे अपना सम्मान समझते हुए बहू पर बलिहारी जाती, पर धीरे धीरे वे सब समझने लगी थी। परंतु बेटे का घर खराब न हो इसलिए वो मौन रह जाती थी। अनमोल नेहा को काम में लगा देखकर माँ से कहता, माँ थोड़ा हाथ ही बटा दिया कीजिए नेहा का, बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है, आप ज़्यादा कुछ नहीं तो गोलू को ही संभाल लिया कीजिए। पर बेटा मैं तो अभी अभी, छोड़िए ना अनमोल, माँ जी की इस उम्र में कितना काम करेंगी, ये आपका मसला नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगी सब। नेहा की चालाकी देखकर राधिका जी दंग रह गई। इस प्रकार धीरे धीरे उसने अनमोल को अपनी बातों में फंसा लिया कि अनमोल को नेहा सही और अपनी माँ गलत नजर आने लगी। परिणाम स्वरूप राधिका जी ने मन ही मन फैसला कर लिया, अब मैं अपमानित होकर यहाँ और नहीं रह सकती। मेरे पास अपने लिए सम्मान से रहने लायक पर्याप्त धन है, इनकी पेंशन आती है, कुछ रकम एफडी में जमा है, बाकी इमरजेंसी के लिए जेवर भी हैं, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। यही सोचकर उन्होंने अपनी सहेली से बात की और दिल्ली शहर से बाहर बने वृद्धाश्रम में चली गई। 6 महीने पहले कुछ समय से राधिका जी को खांसी हो जाती थी, जो बहुत समय तक रहती थी। अनमोल ने माँ की सारी जिम्मेदारी नेहा को दे रखी थी। नेहा ने राधिका जी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने राधिका जी को बाहर बैठने का कहकर नेहा से उनकी बीमारी के बारे में बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है, जो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए, बीमारी बहुत बढ़ गई है तो अब ऑपरेशन ही एक आखिरी इलाज है। नेहा ने डॉक्टर से कुछ दिन की मोहलत मांगकर सास के लिए दवाइयाँ लिखवा ली और महीने 15 दिन बाद पैसे का इंतजाम करने की बात की और सास को दवाइयाँ खिलाने लगी। उसने राधिका जी की बीमारी की गंभीरता के बारे में न अनमोल को बताया और न ही सास को। उसने अनमोल से कह दिया कि छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। जब तक दवाइयों का असर रहता बीमारी दबी रहती थी। अनमोल ने भी ध्यान नहीं दिया, वैसे भी वो ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त रहता था कि उसे न माँ के पास बैठने की फुर्सत थी न उनसे इसकी ज़रूरत महसूस की। इधर नेहा के जुल्म दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। अनमोल के सामने वह सास की सेवा करने का ढोंग करती और प्यार भरे उल्हाने देती हुई उनकी आदतों की शिकायत भी पति से कर डालती। वो भी परेशान होकर माँ को ही सुना देता था। आखिर उनका सब्र जवाब दे गया और वे बिना कोई शिकायत किए वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ी। अनमोल कितना भी लापरवाह सही, मगर माँ को घर से दूर नहीं भेजना चाहता था। मगर माँ की जिद के आगे उनको भेजने के तैयार हो गया था। पिछली बातें याद करते हुए अनमोल खुद को धिक्कार रहा था। मैं ये सब पहले क्यों नहीं देख पाया, मैं कितना बुरा कितना नालायक बेटा हूँ। जीते जी मैंने अपनी माँ को मार दिया, माँ की मौत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन सबसे बड़ी गुनहगार तो नेहा है। एक पति अपनी पत्नी पर भरोसा करके घर परिवार और माँ बाप की जिम्मेदारी सौंप देता है, तभी तो निश्चिंत होकर परिवार के पालन के लिए स्वयं को काम में समर्पित कर पाता है। किंतु अगर पत्नी उसे गुमराह करे तो माना कि दोषी मैं भी हूँ, पर नेहा की गलती नहीं। नहीं, ये गलती नहीं, ये तो गुनाह है। इतने बड़े गुनाह को मैं कैसे भूल सकता हूँ। नेहा को सबक तो सिखाना ही होगा। अनमोल के दिल पर छुरियां चल रही थी, सीने में क्रोध जल रहा था। उसने उसी क्षण एक फैसला किया,
अगली सुबह उसने दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में 2 सूटकेस थे। नेहा दौड़कर सामने आई और गुस्से से बोली, ये क्या हरकत थी अनमोल? कल किस बात का गुस्सा निकाल रहे थे तुम, जो सारी रात माँ जी के कमरे में बंद रहे? न मेरी बात का जवाब दिया, न गोलू की बात सुनी। जवाब दो मुझे। तभी उसकी नज़र सूटकेस पर पड़ी। अब कहाँ जा रहे हो? कुछ बताने की या पूछने की जरूरत नहीं है क्या तुम्हें? या इस घर को सराय समझ लिया है तुमने? जब मन किया आए और फिर चल दिए। वो गुस्से से फुंकारती हुई बोली। अनमोल उसकी बात का जवाब दिए बिना गोलू के कमरे में चला गया और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। नेहा बाहर पैर पटकती खड़ी रह गई। इससे पहले उसने अनमोल को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। कमरे में अनमोल ने गोलू से कुछ सवाल किए। बेटा, क्या दादी तुम्हें प्यार नहीं करती थी? तुम्हें स्कूल बस तक छोड़ने लेने नहीं जाती थी? गोलू ने सुबकते हुए पूछा। पापा, क्या दादी सच्ची में भगवान के पास चली गई हैं? हाँ बेटा, तुम मेरी बात का जवाब दो। दादी तो मुझे बहुत प्यार करती थी। वो ही मुझे स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। मुझे खाना खिलाती थी, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती थी। पर पता नहीं क्यों मम्मा उनसे खुश नहीं रहती थी, उनकी इंसल्ट करती रहती थी। तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था पापा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपसे मम्मा की शिकायत करता तो आप लोग आपस में झगड़ा करते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं बताया। और फिर दादी माँ ने मुझे मना किया था कुछ भी बताने को। अनमोल गोलू को अपने सीने से लगाकर रोने लगा। गोलू ने नन्हे हाथों से अपने पापा के आंसू पोंछकर उन्हें सांत्वना दी। अनमोल ने खुद को संभाला और थोड़ी देर बाद वह गोलू का हाथ पकड़कर बाहर निकला और सूटकेस लेकर बाहर जाने लगा तो नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनमोल, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। तुम गोलू को लेकर कहाँ जा रहे हो? जरूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा, तभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बुढ़िया यहाँ से जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं है। गुस्से में नेहा के मुंह से वो सच्चाई निकल गई जो वो अब तक छुपाई हुई थी। शराफत का मुखौटा पल भर में उतर गया। अब तक अनमोल का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, शट अप, चुप रहो बिल्कुल। चिंता मत कर निर्दयी औरत, मेरी माँ अब नहीं रही और उसने कभी मुझे तेरे खिलाफ नहीं भड़काया, बल्कि वो तो उल्टा तेरी बुराई पर पर्दा डालती रही और खुद खामोशी से पहले इस घर से और अब इस जालिम दुनिया से बहुत दूर चली गई है। तुझे अब चाले चलने की या मेरे सामने ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अब तू रह अकेली इस घर में, मौज कर, खुशियां मना। मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। क्या माँ जी नहीं रही? कब हुआ ये और अचानक कैसे? नेहा की जुबान लड़खड़ा गई। हाँ, अचानक मर गई वो। पिछले 6 महीने से वो बीमारी से लड़ रही थी, कैंसर था उसे। क्या तुझे नहीं मालूम था? अनमोल की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसकी जबान की सख्ती और कड़वाहट देखकर नेहा सहम गई। उससे कुछ कहते न बना। बहुत कुछ बोलना चाहता था अनमोल, मगर दुख की इंतहा और क्रोध की अधिकता से वह आगे कुछ बोल नहीं पाया, या वो कुछ और कहना ही नहीं चाहता था। अब कहने का फायदा भी क्या था? उसकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई थी। अब तो माँ लौटकर नहीं आने वाली थी। प्लीज मेरे बेटे को मुझसे मत अलग करो अनमोल। जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरी माँ को वापस ला सकती हो? अनमोल बिलख पड़ा। मुझे माफ कर दो अनमोल। स्वयं को संभालते हुए कठोर शब्दों में उसने कहा, जैसे तुमने मुझे मेरी माँ से अलग किया था, वैसे ही अब मैं तुझे तेरे बेटे से अलग कर दूंगा। हटो मेरे रास्ते से। गोलू, जो अब धीरे धीरे बात को समझता था, जोर जोर से रोकर कहने लगा, पापा, मुझे आप दोनों चाहिए। प्लीज़ पापा, हम यहीं रहते हैं ना, इसी घर में। आप बोलोगे तो मैं मम्मा के पास नहीं जाऊंगा, बस दूर से देख लूँगा।
पर हम यहीं रहेंगे दादी माँ के घर में। गोलू का रोता हुआ चेहरा देखकर अनमोल का दिल पसीज गया। आखिर इस सब में गोलू की तो कोई गलती नहीं थी। हम दोनों की गुनाह की सजा बेचारा मासूम क्यों भुगते? फिर मुझ में और नेहा में क्या फर्क रहेगा? ऐसा सोचते हुए बोझिल मन से उसने एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ से गोलू का हाथ पकड़कर अपनी माँ के कमरे में जाते जाते वो बोला, सिर्फ अपने बेटे की खातिर मैं रुक गया हूँ। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। मैं और गोलू अब माँ के कमरे में ही रहेंगे। नेहा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे इस बात की तसल्ली थी कि अनमोल ने इस घर से जाने का फैसला त्याग दिया है।